हेलो एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कहने का इस डेफिनेशन कह सकते हैं क्या कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के बाद पुनः उस फॉर्म में नहीं आ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और भौतिक अभिक्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के तत्पश्चात उसी अवस्था में फिर दोबारा आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया। जैसे आप पानी ले लीजिए, उसे बर्फ़ बना दीजिए, फिर पानी को फिर पुनः बर्फ़ पिघलाकर पानी बना सकते हैं, तो ये भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल यहाँ से बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे भोजन पकाना, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। क्या फिर भोजन जो बॉडी है फिर भोजन दे सकता है हमें? नहीं दे सकता है। चलिए सॉरी। अब एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, जलाने से पहले हम क्या चीज़ से साफ़ करते हैं? तो रेगमाल से साफ़ करते हैं। कैसे साफ़ करते हैं वो? तो रेगमाल से साफ़ करते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैग्नीशियम से कभी कभी पूछता है कि मैग्नीशियम जो जलाते हैं उसका रंजक जो होता है वो किस कलर का होता है? तो श्वेत कलर का होता है। रंजक दैट मीन्स उसका राख जो होता है वो किस कलर का होता है? तो श्वेत कलर का होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक बर्नर है, ये चिमटा पकड़ा हुआ है, और ये जो श्वेत कलर का आपको दिख रहा है वो जो आप भंजक बोल सकते हैं, रंजक बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, ये श्वेत कलर का होता है। कभी कभी पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया हुआ है कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो वो कैसा कलर देता है? श्वेत चूर्ण देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। एक क्रियाकलाप आगे भी दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि देखिए, कह रहा है कि मान लिया जाए कि एक ट्यूब है, एक कंटेनर है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि H2SO4 दे रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दे रहे हैं और दानेदार जिंक दे रहे हैं। तो ये अभिक्रिया करके क्या दे रहा है? तो जिंक सल्फेट दे रहा है, जो एक प्रकार का लवण होता है, और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, ये कभी कभी रिएक्शन याद रखिएगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं याद रखिएगा तो ये चैप्टर जो है सारा रिएक्शन का ही खेला हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ से एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि कोई भी धातु चाहे वो कुछ भी हो, सोना हो, कुछ भी हो, तो उससे जब कोई भी अम्ल अभिक्रिया करता है, जब उससे कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो वो लवण देता है और क्या देता है? जल देता है। तो लवण तो दिया जिंक सल्फेट, और क्या दिया? हाइड्रोजन गैस दिया। ठीक है, तो कोई भी जो क्या करता है, कोई भी धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण देता है और क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण यहाँ से समझ लेते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए, रासायनिक समीकरण जो होता है वो 4-5 प्रकार का होता है। जैसे कह सकते हैं कि शब्द समीकरण, जो समीकरणों को शब्दों के फॉर्म में लिखा जाता हो उसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। अब सांकेतिक समीकरण आ जाता है। सांकेतिक समीकरण कहने का मतलब होता है कि इसी शब्द समीकरण को एक सांकेतिक फॉर्म में, जैसे मैग्नीशियम को हम एक शब्दों में लिख दें मैग्नीशियम, और उसका सांकेतिक फॉर्म लिख दें Mg, तो वो क्या हो जाएगा? सांकेतिक फॉर्म। अब आता है कंकालिक समीकरण। कंकालिक समीकरण सांकेतिक समीकरण को बिना संतुलित किए उसे हम क्या कहेंगे? कंकालिक समीकरण कहेंगे। अब यदि संतुलित कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण के बाद भी वो पूर्ण समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि भौतिक अवस्था भी लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम एक ठोस होता है, इसीलिए हम उसे S लिखेंगे, ब्रैकेट में देखिए S लिख देंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, संकेत आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन एक गैस के फॉर्म में, उसे हम G लिखेंगे या स्मॉल g लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके, आप इसे शॉर्ट में समझ गए होंगे, तब एक एक करके हम आपको पढ़ते जाते हैं, आपको समझ में आते जाएगा। जैसे देखिए, रासायनिक समीकरण जो होता है, पहला आता है शब्द समीकरण। कहलाता क्या आता है? पहला शब्द समीकरण। जैसे देखिए, मैग्नीशियम को हम शब्दों में लिखिए और फिर ऑक्सीजन को भी शब्दों में लिखिए। अब ये पहले बता देते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो उत्पाद कहलाता है। तो ये मैग्नीशियम को हम सांकेतिक फॉर्म में नहीं लिख के मैग्नीशियम को शब्दों के फॉर्म में लिखे तो ये शब्द समीकरण हो गया,
ऑक्सीजन को सांकेतिक फॉर्म में नहीं लिख के हम शब्दों में लिखे तो ये शब्द समीकरण हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो हम बोल दिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो अभिकारक होता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। और कोई भी सांकेतिक चिन्ह को, यानी उत्पाद के जो एरो वाला चिन्ह होता है वो उत्पाद को दर्शाता है, और जो उसका टेल यानी पूंछ होता है वो अभिकारक को दर्शाता है। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सांकेतिक फॉर्म में Mg+O2 एरो दे के जो हेड होता है उसको हम MgO कहते हैं, यानी उत्पाद के फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये कैसा रंग दे रहा था, तो श्वेत कलर का एक रंजक प्राप्त हो रहा था। चलिए आगे हम इसी को बोल रहे थे कि कंकालिक समीकरण भी इसे कहते हैं। जब ये संतुलित आप नहीं किए हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंकालिक समीकरण भी कहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है, हमें क्या क्या प्राप्त होता है संतुलित समीकरण में, जरूरत क्यों पड़ता है संतुलित समीकरण संतुलित करने के लिए। जैसे देखिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। जैसे आप कहते हैं ना, ऊर्जा को ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है, इसी तरह से जब रासायनिक समीकरण आप कीजिएगा तो ना तो उसका द्रव्यमान में ह्रास होगा और ना ही क्या होगा, मतलब उत्पन्न हो सकता है, कुछ नया द्रव्यमान भी आपके पास नहीं आ सकता, जितना पहले था उतना ही रहेगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे समान करने के लिए अणु की संख्या को क्या करते हैं, समान कर देते हैं, परमाणु की संख्या में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो संयोजकता पे आधारित होता है, वो संयोजन पे आधारित होता है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पे आधारित होता है, इसीलिए हम उसमें परमाणु की संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अणु की संख्या में छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। शब्द समीकरण में जैसे लिखा हुआ है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक का Zn होता है सांकेतिक समीकरण, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। अब इसे जिंक सल्फेट से विक्रिया करवाए तो जिंक सल्फेट मिला, सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया करवाए तो इसे जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, जिंक एक प्रकार का धातु है, हमें पहले बता चुके हैं कि जिंक जो भी धातु से अभिक्रिया करेगा, क्या चीज़ है, अम्ल अभिक्रिया करेगा तो वो क्या देगा, एक तो देगा लवण और दूसरा देगा हाइड्रोजन गैस। आपको पूछ लेता है कि जब हम अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्पाद के रूप में देता है, तो लवण तो सब में देगा तो कॉमन हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आपको मिल जाता है कि पानी देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, CO2 देता है, तो आपको देना होगा ऑप्शन में कि H2 होता है, कि H2 होता है, कहने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस देता है। आगे बात करते हैं। अब यही चीज़ यहाँ से 1 से 2 पेज में आपको संतुलित करने के लिए बताया गया है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो अभिकारक को दर्शाता है, और राइट हैंड साइड क्या बताता है, उत्पाद को बताता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या किए, जिंक, हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन को हम लिख दिए। जिंक की संख्या 1 था, जैसे आप इधर देख सकते हैं, जिंक की संख्या कितनी थी, 1 थी, हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 2 थी, और सल्फर की संख्या 1 थी, और ऑक्सीजन की संख्या 4 थी। इसी तरह से हम यदि लिख देते हैं तो अब देखिए, अब आगे जाके हम इधर संतुलित करेंगे, मतलब ये और ये यानी अभिकारक और उत्पाद जब बराबर हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। ठीक है, उसी तरह से आयरन को जब हम पानी से अभिक्रिया कराते हैं, आयरन को जब हम पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या देता है, आयरन ऑक्साइड देता है, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो आगे बात करते हैं, इसी को संतुलित करेंगे तो देखिए लोहा यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 तो है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है, 4 है, तो संतुलित तो नहीं है। आगे जाके संतुलित करेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे संतुलित किया हुआ है, लोहा इधर 1 है तो इधर कितना है, 3 है, संतुलित तो नहीं हुआ। अब देखिए आगे जब यदि बात करते हैं तो यहाँ 4 हम दे दिए, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ तो हो गया 2 ही है, तो ये संतुलित नहीं है। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि जैसे देखिए आप ये वाला चीज़ कि लोहा 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 दूनी 8, ये दोनों गुना हो जाता है तो 4 दूनी 8, और यहाँ कितना है, 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी संतुलित नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 ऑक्सीजन इधर भी है और 4 ऑक्सीजन इधर भी है, तो ऑक्सीजन तो संतुलित है लेकिन लोहा संतुलित नहीं है। लोहा इधर 1 है तो इधर कितना है,
3 है, तो लोहा कब संतुलित करना है, तो लोहा को संतुलित कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे दे दीजिएगा, तो ये लोहा का यानी 3 अणु लोहा का हो जाएगा और पानी का 4 अणु हो जाएगा, और जो फेरस ऑक्साइड है वो यानी जो जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, इसको इसकी संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, अणुओं की संख्या कह सकते हैं इसे। इसी तरह से हम इस रूप में इसे हम फाइनली लिखते हैं और ये संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल से क्या होता है कि ये सभी करके ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट अपने मन से पुट करना है कि यहाँ आयरन कितना है, 1 है, यहाँ 3 है, तो अपने मन से यहाँ 3 दे देना है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है लेकिन यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे छोड़ देना है, अब यहाँ कुछ नहीं करना है। अब ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 4 देना पड़ेगा, तो 4 दे दिए, लेकिन यहाँ फिर बिगड़ गया बात। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ तो 2 ही था, इसलिए हम यहाँ भी 4 दे देंगे। तो ये इसे हम हिट एंड ट्रायल विधि से कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बोले थे कि भौतिक समीकरण भी होता है। भौतिक समीकरण कहने का मतलब होता है कि आप समीकरण को भौतिक अवस्था लगा दीजिएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक समीकरण। कभी कभी सांकेतिक हमें पूछ लेता है कि अभिकारक तथा उत्पादों को कोई गैस को हम स्मॉल g से लिखते हैं, द्रव को हम L से लिखते हैं, और जलीय जो घोल होता है उसे हम AQ से लिखते हैं, ठोस को हम S से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी पूछता है कि जो दाब होता है उसे हम ATM से सूचित करते हैं, और जो ताप होता है उसे हम डेल्टा से सूचित करते हैं। ऐसे करके हम कभी कभी आगे समीकरण आएगा तो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ATM लिखा हुआ है, तो ये दाब को दर्शाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो आपको लग रहा होगा कि H2O गैस कैसे हो सकता है, तो आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा कि अभिक्रियाशीलता जो होता है वो लोहा जो होता है वो भाप से भी क्रिया करता है, ना कि वो गैस, ना कि वो पानी से भी क्रिया करता है। ठीक है, इसीलिए जो भाप जो होता है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही होता है, इसीलिए हम उसे G लिख देते हैं, भौतिक अवस्था G लिख देते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये लोहा ठोस अवस्था में सॉलिड अवस्था में होता है, और जो पानी है वो किस अवस्था में है, तो भाप अवस्था में है। अब ये जो फेरस ऑक्साइड निकला इसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था, और जो हाइड्रोजन गैस निकला ये गैस अवस्था में होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि जब CO को यानी कार्बन ऑक्साइड को यदि हम H2O से भी क्रिया कर H2 से भी क्रिया करवाते हैं, और अभिक्रिया करवाने के दौरान 340 ATM के दाब से इसे हम दाबते हैं, तो क्या निकलता है, तो मेथेनॉल निकलता है। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3OH। ठीक है, मेथेनॉल का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आगे दूसरा फॉर्मूला है कि जब कार्बन को पानी से भी क्रिया करवाते हैं, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, पानी यानी कहने का मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो किसके उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में। अभी देता क्या क्या है, तो ग्लूकोज की संख्या 1 देता है, ऑक्सीजन की संख्या 6 देता है, और पानी की संख्या कितना देता है, तो 6 देता है। आप यहाँ से याद रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु 6 लेता है, लेकिन ऑक्सीजन के अणु भी कितना देता है, 6 देता है। लेकिन पानी की जो अणु की संख्या है वो 12 तो लेता है ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन छोड़ता कितना है वायुमंडल में, तो 6 ही अणु छोड़ता है। ठीक है, यहाँ से आपको पूछ लेता है कि जब प्रकाश संश्लेषण के दरमियान पानियों के जो जल की अणु की संख्या जो है 12 लेता है, लेकिन छोड़ता कितना है वातावरण में, तो 6 अणु छोड़ता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम पहले आपको मौखिक रूप से बोल देते हैं, यहाँ तो लिखे नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से बोल देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारा टाइप, इसे बांटिएगा तो बहुत सारा टाइप आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 4-5 ही होता है। तो आप देखिए कैसे कैसे होता है। पहले होता है संयोजन अभिक्रिया, काउंट करते जाइएगा, क्या है, पहले है संयोजन अभिक्रिया, दूसरे बाद वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को ही विखंडन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब विखंडन अभिक्रिया में भी बहुत सारा टाइप आता है, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में, ठीक है, दाब की उपस्थिति में, ये सब जो होता है कि विखंडन अभिक्रिया में ही आता है। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, या विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। सॉरी, वियोजन अभिक्रिया तो हो ही गया, विखंडन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक ही होता है। अब विस्थापन अभिक्रिया हो गया, कहने का मतलब होता है कि एक चीज़ को, यानी मान लीजिए कि एक तत्व है,
जैसे ये मान लीजिए कि CaO है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब मान लीजिए कि कैल्शियम को विस्थापित करके कोई दूसरा तत्व यहाँ पे आके जुड़ गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। अब विस्थापन अभिक्रिया में दो होता है, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्वि विस्थापन, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो आगे बात होता है कि एक होता है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, एक होता है क्या, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, एक होता है रिडक्शन अभिक्रिया। अब वो दोनों क्रिया जब एक साथ में होता है तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, ये आपको मौखिक रूप से यदि नॉर्मली हम जो बोले हैं वो थोड़ा बहुत जो याद हुआ होगा, तो हम इसे अब देख के बुक में क्लियर कर लेते हैं सारे चीज़, ठीक है। चलिए, जैसे पहला कॉन्सेप्ट है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब होता है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए, A प्लस B के फॉर्म में कोई अभिकारक हो, वो संयोजन करके उत्पाद के रूप में A भी देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब क्लासों में बताते हैं तो क्लास में होता क्या है कि हम अपने मन से डिफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग जब एक बार फिर डिफिनेशन दिए, फिर यदि दोबारा कोई क्लास हम ले रहे हैं तो वो अलग डिफिनेशन बनता है, बशर्ते उसका उद्देश्य एक ही होता है कि मान ले जाए कि हम अभी बोले कि कोई A प्लस B कोई अभिकारक है, इसे अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में A भी देता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ये लिख दीजिएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को यदि पानी से अभिक्रिया करवाइएगा तो ये क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस देगा, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ भी है कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी से अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, बुझा हुआ चूना दे रहा है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, आप याद रखते जाइएगा। बिना बुझा हुआ चूना का CaO होता है, बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस होता है। आप याद कैसे कीजिएगा, देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहने का मतलब होता है उसमें पानी नहीं होगा, तो बिना बुझा हुआ, जैसे भंगूर या आप चौक उक लिखते हैं तो उसमें पानी की मात्रा नहीं होता है, तो उसे क्या कहिएगा, बिना बुझा हुआ, CaO होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लेकिन जो आप पेंट करते हैं, घरों में पेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। या आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति पान खाते हैं उसे बाद में चूना वूना दिया जाता है, तो वो जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। आप यहाँ भौतिक अवस्था भी देख सकते हैं, ये जलीय घोल होता है और ये ठोस अवस्था यानी सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या हुआ है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे भी जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति दैट करने का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों में कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है, CaCO3 बनाता है। कहने का मतलब होता है कि जो इसे संगमरमर भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। जैसे मान ले जाए कि ये दीवार है, इसे हम पेंट किए, तो इसे कौन सी क्या चीज़ से पेंट करेंगे, बुझा हुआ चूना से। अब बुझा हुआ चूना क्या करेगा कि जैसे ये बुझा हुआ चूना है, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करवाएंगे तो ये क्या देगा, CaCO3 देगा, CaCO3 देगा। और वो CaCO3 होता है वो क्या चीज़ होता है, तो संगमरमर भी होता है, या आप इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है कि जो दीवार में हम पेंट करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद चमक देता है, ऐसा क्यों होता है, तो क्यों देता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो कैसे देता है, थोड़ा चमक देता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली बोलिएगा कि हवा, उसका पानी जो है वो हवा में सूख जाता है या धूप में सूख जाता है उसके बाद, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब होता है कि अच्छा डिफिनेशन नहीं हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा और भी है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये छोटा सा है, देख लीजिएगा रिएक्शन को, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम जो बोले थे कि मान ले जाए कि CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ जो बुझा हुआ चूना है, अब इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करवाते हैं तो ये क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। और फिर जो लिक्विड है, जो पानी है, पानी के फॉर्म में, जो पानी के फॉर्म में आपको लिक्विड जो उसमें मिलाया गया था जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में,
तो ये क्या मिला आपको, ये वाष्पित हो जाता है और जो संगमरमर है वो दीवार में आपको थोड़ा सा चमक देता है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया तो वही क्या कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में अभिक्रिया करता है और एक केवल और केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी के संदर्भ में हम एक चीज समझ लेते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न करता हो या देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब होता है कि जब भी अभिक्रिया हो रहा हो और उस उत्पाद के फॉर्म के साथ साथ यानी कोई भी चीज़ दे रहा हो, जैसे हाइड्रोजन गैस दे रहा हो या और भी कुछ दे रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, और यदि टेम्परेचर भी रिलीज हो रहा है यानी हीट भी जनरेट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस कहने का मतलब फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं। अब O2 से अभिक्रिया किया, अब ये क्या दिया, CO2 दिया, H2O दिया और ऊर्जा दिया। तो ये ऊर्जा जब दे रहा है, ये सब तो दिया, ठीक है, ये तो बात अलग है, लेकिन ये ऊर्जा जब दे रहा है इसे हम डेल्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे हम ऊष्मा तो नहीं दिए, लेकिन यहाँ उत्पाद के फॉर्म में ऊष्मा दे रहा है, हम इसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप इसे देख सकते हैं कि आप श्वास लीजिएगा और फिर सांस जब छोड़िएगा तो उस श्वास के आगे हाथ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको गर्माहट यानी जैसा वायुमंडल से आप सांस लीजिएगा उससे थोड़ा सा गर्म आपको आपका जो ऊष्माक्षेपी यानी जो आप सांस यानी निःश्वसन कीजिएगा उसका जो हवा होगा, उसका जो गैस होगा वो थोड़ा सा गर्म आपको महसूस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप एक चीज़ देख लीजिए, चावल, आलू, ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये हम बता दिए कि C6H12O6 ग्लूकोज होता है, इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और पानी से 6 अणु पान कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और H2O देता है और ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा दे रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, ग्लूकोज जब बन रहा था तो कब कैसे बन रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम पानी से भी क्रिया करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था और पानी बन रहा था। लेकिन यहाँ जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन से भी क्रिया करवा रहे हैं और पानी से भी क्रिया करवा रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और पानी दे रहा है और क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। लेकिन हम वहाँ बोले थे कि वायुमंडल से यदि धरातल से पौधे 12 अणु पानी के लेते हैं तो कितना छोड़ते हैं, 6 अणु ही छोड़ते हैं, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड अणु लेते थे उतना ही छोड़ते थे। यहाँ भी उतना ही वही हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा जितना ले रहे हैं उतना ही छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि जब हाइड्रोजन के अणु जो पानी का अणु है वो 6 अणु ले रहे हैं तो पानी का अणु छोड़ कितना रहे हैं, तो 12 छोड़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसको आप देखने के लिए जैसे कचरा का ढेर होता है उसमें आप हाथ दीजिएगा, थोड़ा गर्म महसूस होगा तो वो क्या होगा, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, हम बोले कि कोई कहने का मतलब होता है कि ऐसे समझिए कि कोई एक अभिकारक, केवल और केवल एक अभिकारक अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या आप अपघटन अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये फेरस सल्फेट यहाँ पे है इसमें, ठीक है, इस ट्यूब में। अब इसे आप गर्म कीजिएगा तो ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, दिख रहा, ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है गर्म करने पे। तो ये खाली याद रखिएगा कि फेरस जो सल्फेट होता है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है गर्म करने के बाद। अब देखिए फेरस सल्फेट जो होता है उसे हम गर्म करते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड देता है, फेरिक ऑक्साइड देता है और क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है, इसको याद रखिएगा। और जो ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड जो है ये कैसा रंग देता है,
तो हरा रंग हो जाता है। ओके, चलिए इसका देखिए फॉर्मेट लिखा हुआ वियोजन अभिक्रिया का या विखंडन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं कि AB के फॉर्म में जब अभिकारक हो और अभिक्रिया करके A प्लस B के रूप में अभिक्रिया उत्पाद बनाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, कहता है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त होता है, उसे हम एकल वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए आगे कहता है ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया होता है। जिसे कहने का मतलब होता है कह क्या रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कहने का मतलब होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, लेकिन बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता था, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO होता है। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट का निर्माण भी होता है, ठीक है। जो चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसका निर्माण सीमेंट में भी करते हैं, ठीक है, सीमेंट निर्माण में भी करते हैं। और सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम यानी Al2O3। देखिए जैसे चूना पत्थर CaCO3 ये सॉलिड अवस्था में होगा। अब इस संगमरमर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसमें उष्मा दीजिएगा तो CaO बनाता है, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है। ये जो आपको कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ बुझा हुआ चूना लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा घेर दिए ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaO होता है, और बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO होता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, और बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि भूरे रंग का जो धुआं होता है उत्सर्जित करता है कब, जब लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ये कैसा रंग का देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा रंग का देता है, तो भूरे रंग का हो जाता है। कैसा देता है, तो ये भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। कलर याद रखिएगा, कभी कभी कलर पूछ देता है, ठीक है। तो भूरे रंग का धुआं कौन देता है, तो आप यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड को जलाइएगा तो उसे कैसा रंग देता है, तो भूरे रंग का देता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे आप टेम्परेचर दीजिएगा तो लेड ऑक्साइड निकलेगा यानी PbO निकलेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा कि सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Al2O3 सीमेंट का फॉर्मूला होता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अक्रिय गैस वर्ग 18वां को बोलते हैं, सिक्का धातु वर्ग 11वां को बोलते हैं, कार्बन समूह जो होता है वो वर्ग 14वां को बोलते हैं, क्षारीय धातु वर्ग 11 को बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु जो होता है वो वर्ग 2 को बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप जो बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग 17 को बोलते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, तो उन्हीं का सब अलग अलग वर्ग का नाम होता है। कुछ प्रमुख वर्गों के नाम का हम जिक्र किए हैं, ठीक है। वैसे तो हर एक वर्ग का नाम होता है, लेकिन ये प्रमुख वर्ग कभी कभी पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसका नाम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब कहता है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग कहने का मतलब होता है थोड़ा सा काला टाइप का हो जाएगा, ठीक है। देखिए सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। कैसा बनाता है, सिल्वर धातु बनाता है, ठीक है। अब देखिए धूप चश्मा जो होता है वो थोड़ा सा लाइट में आइएगा तो वो वाइट कलर का हो जाता है, और जो लाइट कलर में आइएगा तो वो थोड़ा सा धूसर कलर का हो जाता है, और अंधेरे में जाइएगा तो वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। देखिए श्वेत फोटोग्राफी में जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा जो होता है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा होता है। कलई जो होता है, जो दर्पण के पीछे कलई किया जाता है, वो उसका जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का हम उपयोग करते हैं, जिसको हम बोटिंग के स्याही के रूप में भी हम इसे उपयोग करते हैं। जब बोटिंग करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्याही लगा देता है, वो सिल्वर नाइट्रेट ही लगाता है, ठीक है। बाकी यहाँ देख रहे हैं कि जब धूप में सूर्य के प्रकाश में जाता है सिल्वर क्लोराइड तो
सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है धूप में जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। देखिए ऊर्जा हम वो ऊष्माक्षेपी भी पढ़ चुके हैं। अब ऊष्मा अवशोषी क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया के दरमियान ऊष्मा ले रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे भी तो देख रहे हैं ना कि कोई भी सिल्वर क्लोराइड है ऊष्मा ले रहा है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ऊष्मा होता है। ऊष्मा ले रहा है तब जाके ये अलग अलग हो रहा है, तो ये हम क्या कहेंगे, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा ले रहा है तब हम इसे क्या कहेंगे, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि ऊष्मा नहीं दे रहे थे लेकिन फिर भी वो क्या दे रहा था, ऊष्मा दे रहा था, इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। देखिए आगे कहता है कि कॉपर सल्फेट जो होता है, लोहे के कील का जो रंग होता है वो भूरा, कॉपर सल्फेट में आप यदि लोहे का कील डालिएगा तो कैसा कलर का हो जाएगा, भूरा कलर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट में आप डालते हैं तो क्या देगा, आयरन सल्फेट देगा, आयरन सल्फेट देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम क्लास में बताएं, आपको भी बता देते हैं कि जो इसे आप याद करने के लिए आप याद रखिएगा कि पीएससी में और ज़्यादा ईमानदारी लानी है, क्योंकि मैं सिल्वर नहीं गोल्ड चाहता हूँ। पी से क्या होता है, पोटेशियम, सी से होता है एस से होता है सोडियम। ठीक है, पीएससी, सी से होता है कैल्शियम, पीएससी एम से में से होता है मैग्नीशियम। ऐसे करके आगे याद कर लीजिएगा, उससे आगे अगला चैप्टर में है ही। ठीक है, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, ये विस्थापित हो जाता है। जैसे लोहा जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित करके खुद अपने जुट जाता है सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ। ठीक है, तो जो जिससे ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा उसको खिसका के वो अपना उसका स्थान ले लेगा, उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर नहीं किया हुआ है, हम इसलिए बताएं कि ये अभिक्रियाशीलता पर डिपेंड करता है कि किसको कौन विस्थापित करेगा। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है एकल विस्थापन का, क्या कि A प्लस B के फॉर्म में कोई अभिकारक हो तो वो A C, यानी पहले तो B के साथ C था, लेकिन अब क्या हुआ कि B कम अभिक्रियाशील था, इसीलिए A ज़्यादा अभिक्रियाशील था, इसीलिए हम B को विस्थापित कर दिया और A B का स्थान ले लिया उत्पाद में जाके, इसे हम क्या कहेंगे, एकल अभिक्रिया कहेंगे। जी देखिए, सोडियम सल्फेट के विलयन में यदि बेरियम क्लोराइड आप डालते हैं तो वो श्वेत कलर का हो जाता है। सोडियम सल्फेट के यदि विलयन में आप बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो क्या हो जाता है, श्वेत कलर का हो जाता है। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे क्रियाशीलता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बताए थे कि सोडियम सल्फेट में यदि बेरियम क्लोराइड आप का विलयन डालते हैं तो ये श्वेत कलर का हो जाता है। इसका रिएक्शन भी लिखा हुआ है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, यदि कोई फॉर्मेट AB प्लस CD के फॉर्म में हो, यदि अभिक्रिया करके AC प्लस BD बनाता हो तो इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी आपको मिल जाता है द्विविस्थापन नहीं देख के अवक्षेपण अभिक्रिया भी मिलता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये घोल है, इसलिए हम AQ लिखते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड ये भी घोल है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। आगे जो बेरियम सल्फेट बनाता है और क्या बनाता है, NaCl बनाता है, यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, देखिए Ba2 प्लस SO4 2 माइनस जो है ये संयोजकता पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए हम जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो प्लस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो बेरियम क्या किया, जो बेरियम है ये क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और धनायन बनाया, और सोडियम क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए क्या बनाया, ये ऋणायन बनाया, तब जाके क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। आयनों के आदान प्रदान
होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आप फॉर्मेट याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, हम बताए थे कि विस्थापन द्विविस्थापन के बाद हम आते हैं क्या, उपचयन अपचयन, इसी को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम छोटा चीज संकेत में लिखे हैं, आपको यहाँ से समझना चाहिएगा तो समझने का कोशिश कीजिएगा कि उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन। ठीक है, देखो उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का टूटना उपचयन कहलाता है। अपचयन में ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अर्थात ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होता हो तो इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ होगा। अब हम बाकी बाद में पढ़ते हैं ये वाला कि क्या क्या होता है और किसे हम क्या चीज़ कहते हैं। जैसे कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 बोलना नहीं भूलिएगा कि काली परत चढ़ जाती है जब ऑक्सीडेशन होता है तो। ठीक है, जैसे कॉपर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो ये क्या हुआ, CuO हो गया। CuO हो गया कहने का मतलब होता है कि ये काली परत चढ़ रहा है। वैसे तो कॉपर जो होता है वो कैसा हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब ये कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन होता है। जो कि हम यहाँ लिखे भी हैं तो ऑक्सीजन का वृद्धि यानी जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, और ऑक्सीजन का टूटना मतलब अपचयन। और हाइड्रोजन का टूटना और हाइड्रोजन का वृद्धि होना, टूटना मतलब उपचयन, हाइड्रोजन का जुटना मतलब अपचयन, तथा ये दोनों एक साथ अभिक्रिया हो रहा तो इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कहता है कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम बताए थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का टूटना उपचयन कहलाएगा और ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना अपचयन कहलाएगा। यदि ऑक्सीजन जुड़ भी रहा हो और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा हो तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। कैसे, ऑक्सीजन का जुड़ना तो उपचयन था लेकिन हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन था, तो दोनों एक साथ हो रहा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसा उपचयन अपचयन भी कह सकते हैं। जैसे इसमें देखिए कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है लेकिन अब ये ऑक्सीजन टूट गया यहाँ अब उत्पाद में आके, तो ये अपचयन हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन नहीं जुटा हुआ है लेकिन इधर आके ऑक्सीजन जुट गया तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। अर्थात ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है तो इसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन, जिंक के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ जाके नहीं है, कॉपर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ है तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल भी है, आगे देखिए। उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का उपचयन तब होता है यानी अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, जो कि हम उधर फॉर्मेट में बताए थे। चलिए मैग्नीशियम रिबन का वायु जो होता है वो ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ देता है। क्या देता है, जो बताए थे कि मैग्नीशियम रिबन जब चलाते हैं तो जो रंजक प्राप्त होता है वो श्वेत कलर का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए दैनिक जीवन में क्या क्या उसका उपयोग होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे लोहे में जब जंग लगता है तो वो लालिमा युक्त भूरे रंग का हो जाता है या लाल भूरा भी बोल सकते हैं, लालिमा युक्त भूरे रंग का हो जाता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब होता है तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, अब संक्षारण में क्या होता है कि चांदी में जब जंग लगता है तो वो क्या यानी क्या होता है, संक्षारित होता है तो वो काले रंग का हो जाती है, और तांबे में लगती है तो कैसा हो जाता है, वो हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता एक शब्द में बोले तो कहने का मतलब होता है कि अपना जो स्वयं का गंध होता है उससे अलग गंध देना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे आप कहना कि चिप्स की थैली में हम क्या भरते हैं, ऑक्सीजन से हटाकर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस हम क्यों भरते हैं, क्योंकि ये अक्रिय होता है, ये क्रिया नहीं करता है। ठीक है, अविकृत गंधिता को हम डिफिनेशन से और अच्छे तरीके से बता देते हैं। वायुयुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रख रहा जाता है या जो भी है, स्वाद उसका अलग हो जाता है। जैसे देखिए
उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं। ये सब डिफिनेशन पढ़िएगा तो और तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रायः समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो गंध है, विकृत गंधिता जो है, वो अपने गंध से अभिक्रियाशीलता के पश्चात अपने गंध से कोई दूसरे गंध के गंध देने लगता हो, वो पदार्थ जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत मतलब दूसरा गंध देना लगता हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा। आगे हम अगला चैप्टर में बात करेंगे। अगला चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अगला चैप्टर हम बात करते हैं, ये भी अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ के लिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।